जय हिंद दोस्तों, वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल टूनाइडो हब में। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 का वेक्टर के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत वेक्टर कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछला लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आखिर वेक्टर का यूज कब मतलब कैसे हुआ आप लोग को हम बता दिए थे। जैसे कि अगर 3 kg और 4 kg को ऐसे ही स्केलर में जोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो आता है वो 7 kg आता है। लेकिन एज ए वेक्टर आप अगर ऐड करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये 3 kg 3 मीटर का एक वेक्टर है ईस्ट में, और एक ले लेते हैं नॉर्थ में 4 मीटर का। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया था वो कितना आया था, 5 मीटर। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि 3 और 4 जोड़े तो कितना आ गया हमारा 5। 3 kg 4 kg यहाँ जोड़े थे तो 7 kg। मतलब वेक्टर को ऐड करने पे कुछ भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे स्केलर के जोड़ते हैं उस टाइप के ही आएगा। तो आज हम लोग फाइंड करेंगे कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फोर्स इज इक्वल टू दिया रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। दैट मीन्स ये होता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एफ के ऊपर ये साइन लग गया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और टू टू सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये आई कैप क्या चीज़ का शो करता है, डायरेक्शन का। ये हम बताए हैं पिछले लेक्चर में कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आई कैप और वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। मतलब आई दैट मीन्स एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन बात किया, मतलब यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं आई जे के। तो 2 न्यूटन जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्स एक्सिस में, और 3 वाई एक्सिस में, और 5 न्यूटन के जेड एक्सिस में। तो मतलब ये जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हम फाइंड करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसको अगर मोड कर देंगे तो ये हमारा मैग्नीट्यूड मोड में आ जाता है। इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 2 3 5। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करने पे देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आएगा 4 प्लस 9 प्लस 25। और ऐड करेंगे तो कितना आ गया अंडर रूट 38। तो ये मोड हटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड एफ। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 38। तो इस टाइप के हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कुछ भी अगर दिया रहेगा तो। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिट वेक्टर का बारे में हम लोग ज़रूर अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी। तो मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है कोई फोर्स वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा ये यूनिट वेक्टर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप ले लिए। तो इसका पूछ देगा कि फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो क्या बात किया है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू इसका फोर्स जो दिया रहेगा वो और उसका मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का साइन लगता है कैप लगा देते हैं, तो मतलब एफ के ऊपर कैप लगा देंगे यहाँ पे, और इक्वल टू एफ बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। तब देखेंगे कि एफ का मान कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए हैं अभी तुरंत कि अंडर रूट जो दिया रहेगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 9 13। ये आपका एफ कैप इक्वल टू आ गया। एफ यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए, जैसे आई में आई कैप लगा रहे हैं, जे में जे कैप लगा रहे हैं, के में के कैप लगा रहे हैं। तो ये यूनिट वेक्टर का पहचान है कैप लगा करके, जिसका रिजल्ट कितना आता है 1 होता है। तब इसी तरह से देख सकते हैं एक होता है हमारा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से क्लियर होगा। एक होता है डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर। पोजीशन दैट मीन्स आपको पता चल रहा होगा नाम से ही कि ये पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब इसका लोकेशन कहाँ पे है किसी वेक्टर का, तो वो हमें फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और कहीं पे पॉइंट दे दिया और यहाँ बोल दिया कि 2,3 है। 2,3 मतलब एक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान कितना है 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो वेक्टर का मान हो जाएगा आर मान लिए, तो इसका एक्स में मान 2 है और वाई में 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू 2i, आई कैप क्यों, क्योंकि एक्स में, और प्लस 3j, जे क्यों, क्योंकि वाई में। ये हमारा पोजीशन। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, वो क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब डिस्प्लेस कुछ ना कुछ हुआ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया। मान लीजिए यहाँ 2,3 था, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्प्लेस होकर मतलब 5,1 हो गया। तो ये जो हमारा हुआ वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल ये है तो इनिशियल ये है, मतलब ये मान है x1, ये मान है y1, ये मान है x2, ये मान है y1। ये 9th क्लास में आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो आप देखेंगे कि x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, क्यों, क्योंकि x को डिनोट करता है आई कैप से, प्लस y2 माइनस y1, ये इंटू में क्या आ जाएगा जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। तो ये जब हमारा कोई क्वेश्चन दिया हो रहा है, जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ की मदद से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कि यहाँ है 5,2 और यहाँ है 4,1। तो ये हमें बोलेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अभी तुरंत देखे थे कि क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल में से इनिशियल घटा, डिस्प्लेसमेंट तो यही बात करता है। तो देखेंगे x2 कितना है तो 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है 5 आई कैप प्लस y2 कितना है 1 माइनस 2 जे कैप, और यहाँ पे z एक्सिस का बात नहीं करता है तो इसलिए 0 लिख देंगे, 0 के कैप। 4 में से 5 के माइनस 1 आई कैप, मतलब 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई लिख देंगे, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, मतलब जे कैप, और ये 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। ये इस टाइप का हमारा कंप्लीट हो गया। तब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसी तरह से कि आखिर ये जो हम लोग कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकला। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर को। एडिशन ऑफ वेक्टर, और इसी बगल में पढ़ लेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से डाउट क्लियर होता है, तो इसलिए अच्छा से ध्यान से देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर a इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है मान लीजिए 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। ये हमारा हो गया, दो वेक्टर है और बोल रहा है कि ऐड कीजिए। ऐड करिए मतलब वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे कि लाइक के साथ ऐड होता है, मतलब आई के साथ ऐड होगा, जे के साथ और के के साथ, मतलब 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 जे कैप प्लस 12 5 17 के कैप। ये हमारा ऐड हो गया। अब देखेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और एग्जाम्पल लेते हैं वेक्टर बी इजकल टू 2k आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू हो जाएगा 2 में से 2 मतलब 0 आई कैप प्लस 3 में से 0 कितना हो जाएगा 3j कैप, और 2 में से 3 गया माइनस k कैप। तो ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया। तो इसी तरह से आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 2 टाइप का होता है, मतलब एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मतलब 2 इंटू 3 तो 6, 2 इंटू 3 फिर भी 6, लेकिन यहाँ वेक्टर में अलग अलग रिजल्ट आता है। देखिए आपके सामने कैसे आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए डॉट बी, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, हेडिंग बना लेंगे डॉट प्रोडक्ट, या इसको बोल सकते हैं आप स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर डॉट में लेते हैं, ये डॉट का साइन है, तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। याद रखेंगे ये कि आपका जब भी ए डॉट बी लिखेंगे तो आपका जो साइन यहाँ पे आता है एंगल कोस थीटा। तो ये एंगल जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब ए एंड बी के बीच में है, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। जैसे मान लीजिए अगर वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा होगा, तो वही एंगल का बात करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आई डॉट आई इजक्वल टू 1 होता है और जे डॉट जे इजक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग निकाल, और इसी तरह से के डॉट के इजक्वल टू 1 होता है। ये क्यों ऐसे मतलब लिख रहे हैं, क्योंकि आई डॉट आई मतलब मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और इसी में आई है और एक और भी वेक्टर आई है, तो ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट आई इजक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कोस थीटा। अब एंगल क्या है यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 0, तो आप लिख सकते हैं आई का मान कितना 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1, और कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1, इसलिए टोटल रिजल्ट कितना आएगा 1। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं आई डॉट आई इजक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट को इजक्वल टू 1 हो जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप और वाई एक्सिस में जे कैप, तो ये इन दोनों के बीच में जो बन रहा है एंगल 90 डिग्री के बन रहा है। तो अगर आप मान लीजिए हैं एक वेक्टर आई लेते हैं और उसको डॉट में लेते हैं जे के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इंटू कोस थीटा, और एंगल यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। आई का मान कितना होता है 1 और जे का मान कितना होता है 1, और कोस 90 हो जाएगा, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0, मतलब आई डॉट इंटू आई डॉट जे इजक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं जे डॉट के इजक्वल टू भी 0 और के डॉट आई इजक्वल टू भी 0। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो जाए। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट के पढ़ रहे हैं, तो दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, अब क्रॉस का मतलब जानते हैं, क्रॉस इस टाइप का होता है और इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। उसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं तो इक्वल टू होता है
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में साइन थीटा, याद रखेंगे, डॉट में कोस थीटा और क्रॉस में साइन थीटा। अब एंगल बिटवीन दो वेक्टर का यहाँ बात करता है, तो इसी तरह से देखेंगे कि मान लीजिए अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो निकालने आता है आपको, बात कर लिया गया है मैग्नीट्यूड किस टाइप का फाइंड करते हैं। तो अब मान लीजिए वेक्टर ले लेते हैं ए इजक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी इजक्वल टू मान लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ये वेक्टर को निकालें, बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी इजक्वल टू होता है, यहाँ पे लिखेंगे ये जो पहला होता है प्लस होता है और मिड वाला माइनस होता है और फिर प्लस होता है। यहाँ आई लिखेंगे जे और ये के। आई में कितना है 2 है, जे में कितना है 3 और 4 के में है। अब फिर क्या है 3 है 2 है 1 है। तब जैसे ही ध्यान देंगे कि हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो अगर आई को लेंगे, जैसे आई कैप लिए हैं, तो ये आई को बंद कर देंगे इस टाइप के, तब क्या बचा जे और के का, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू 1 और 2 इंटू 4। तो 3 इंटू 1 तो 3 माइनस 2 इंटू 4 कितना 8, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस में जे कैप। अब जे को बंद करेंगे इस टाइप के, तब क्या है 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, फिर प्लस है प्लस में के कैप इंटू देखेंगे ये के वाला बंद कर देंगे तब कितना बचेगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो देखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 8 तो माइनस 5 आई कैप माइनस यहाँ जे और माइनस में 10 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप प्लस 4 माइनस 9 माइनस 5 के कैप। ये इस तरह से आपका ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। तो जब भी अगर दो वेक्टर दिया रहेगा और एंगल पूछ देगा तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं। तो एंगल किससे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा मतलब लंबा पड़ता है। आप उसी तरह से जैसे आई डॉट आई बराबर 1 लिखे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई डॉट आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता था, तो यहाँ आई क्रॉस आई क्या उल्टा होगा 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक आई वेक्टर ले लिए और उसको क्रॉस ले लिए, एक और आई वेक्टर ले लिए, अब दोनों को मैग्नीट्यूड निकालेंगे और यहाँ पे कितना आता है साइन, और आई आई मतलब पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल कितना बनता है 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, इसलिए पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान रखेंगे कि आई क्रॉस आई बराबर 0, तो जे क्रॉस जे बराबर भी 0 और के क्रॉस के बराबर भी 0। ये हम बात इसलिए करें क्योंकि आता है एग्जाम में। अब ध्यान देंगे कि 1 किसके इक्वल टू होगा, तो एंगल जब बनेगा 90 डिग्री, जिससे मतलब आई डॉ क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखेंगे कैसे होता है, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड और साइन आई और जे के बीच में कितना, मतलब एक्स वाई के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, यहाँ देख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री और साइन का 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब 1 आ गया। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू 1, और इसी तरह से जे क्रॉस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और के क्रॉस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये ध्यान रखेंगे। और एक और बात कर लेते हैं इसी तरह से कि जैसे अब उल्टा चलते हैं, ये पे डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ आई और जे और यहाँ के की बात करता है। तो जैसे आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 हो गया, तो अब लिखेंगे कि जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना होगा, आप देख सकते हैं। तो एंगल जो बनता है जे क्रॉस आई में वो कितना बनेगा, ये जस्ट उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है मतलब कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब कितना आ जाएगा -1। तो देखेंगे जे क्रॉस आई -1 और के क्रॉस जे इक्वल टू भी -1 और
उल्टा आ रहे हैं तो आई क्रॉस के इक्वल टू -1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन मतलब तोड़ना होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब रिजोल्यूशन दैट मीन जैसे मान लीजिए कि एक हमारा वेक्टर ये है और एक हमारा वेक्टर बी है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, या लिख सकते हैं मान लीजिए फोर्स लिए हैं तो एफ। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए, और इसका भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ तो इसका भी वैल्यू पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वो कितना है, थीटा। तो याद रखेंगे कि जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा नीचे, उसको बोलेंगे जो रिजल्टेंट दिया रहेगा ना, रिजल्टेंट कितना दिया है एफ, तो एफ कोस थीटा होता है। और ये जो आएगा यहाँ पे एफ साइन थीटा है। वो कैसे आता है थोड़ा सा हम लोग हिंट्स कर दे रहे हैं। जिसे हम लोग जानते हैं इस वैल्यू को निकालना है, मान लीजिए इसका निकालना है, तो ये निकालना है। और ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। हाइपोटेनियस का मान दिया हुआ है और बेस का मान निकालना है, मतलब किसका रिलेशन, कोस थीटा का। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, और कोस थीटा हो गया। और बी का मान दिया हुआ है, नहीं फाइंड करना है क्योंकि बी ये है और एच है, तो बी, और एच का मान कितना है, एच हाइपोटेनियस का मान कितना है, एफ, तो एफ, तो बी इक्वल टू निकल बेस इक्वल टू एफ कोस थीटा। यहाँ से क्लियर हो गया। अब उसी तरह से लिखेंगे, अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और इसका मान दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या है, पी बाई एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी का मान निकालना है और एच का मान कितना है, एफ। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ से आप मतलब डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा थीटा के साथ कोस थीटा आएगा, और बाकी अपोजिट वाला साइन थीटा आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ट्रिंगल्स लॉ क्या होता है। दोनों एक ही है, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ। ट्रिंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्रिंगल्स लॉ में ये होता है कि अगर दो वेक्टर को लेते हैं, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, हम बताए हैं कि पहला वेक्टर को टेल, ये टेल होता है और ये भाग हेड होता है। जो डायरेक्शन बताता है उसको बोलते हैं हेड, और इसको टेल। तो पहला वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर कौन है, ये हेड से ऐड करते हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर। तो उसी तरह से देखेंगे, मतलब वेक्टर आर इजिकल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे दोनों को रिजल्टेंट, मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर को जोड़ने से क्या आ रहा है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। आर वेक्टर दैट मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं पहले, मतलब देख सकते हैं आप, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं ट्रायंगल्स लॉ का, कि इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब दो साइड अगर है और तो वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, बराबर। तो मतलब यहाँ से लिख सकते हैं, या एनसीईआरटी बुक से लिख लीजिएगा आप लोग डिफिनेशन अच्छा से। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, if two side of triangle represented टू वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन ये क्या हो रहा है, इफ टू वेक्टर, फिर देन क्या हो रहा है, रिजल्टेंट आर निकल रहा है, मतलब देन रिजल्टेंट इज गिवन, कितना, ये थर्ड साइड हो गया ना, तो लिख सकते हैं गिवन बाय थर्ड साइड्स। ये हमारा डिफिनेशन, और भी अच्छा से लिख सकते हैं आप लोग, मतलब एनसीईआरटी बुक से। अब थोड़ा सा हम यहाँ देख लेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है और इसका डायरेक्शन क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे, टॉपिक बना लीजिएगा, फाइंड रिजल्टेंट।
आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। ये हमें फाइंड करना है। और ट्रायंगल स्लैश से जब आप फाइंड कीजिएगा तो इतना ही आता है, और पैरेललोग्राम स्लैश भी से फाइंड कीजिएगा तो इतना ही आता है। जैसे हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा साथ साथ में ले लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसको एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं। अब ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, उसका एंगल नाम देते हैं थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसके लाइन से थोड़ा सा और इसको बराबर करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और अलग साइड बन जा रहा है ट्रायंगल टाइप का। तो अब इसका मान कितना है और इसका मान कितना है, तभी तुरंत बताया गया है कि ये रिजल्टेंट दिया हुआ, रिजल्टेंट कितना है बी। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो थीटा एंगल के साथ अभी बताया गया है कोस थीटा आता है, और दिया कितना है बी। तब लिखेंगे बी कोस थीटा, और क्या आ जाएगा बी साइन थीटा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम्स में फिगर बनाना होगा तो बना सकते हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट इसको डायगोनल के रूप में देखते हैं। इसको इसका पैरेलल जस्ट खींचेंगे तो ये लाइन हो जाएगा, और इसका जस्ट पैरेलल ये खींचेंगे तो ये पैरेललोग्राम्स हो गया। तो जैसे ये वेक्टर ए है तो इसी का पैरेलल है, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा ए हो जाएगा, और वेक्टर बी है तो इसी का पैरेलल है, तो ये वेक्टर क्या है, मतलब दोनों साइड क्या होता है इक्वल होता है, ए और ए और ए और ए। तो आप यहाँ से देखेंगे इसको भी ड्रॉ कर देंगे आगे तक और इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा है। मतलब पैरेललोग्राम स्लैब बोले या ट्रायंगल स्लैब बोले, डेरिवेशन आपका सेम होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या है आर है, तो मतलब आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, देखेंगे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो मतलब आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल में क्या है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, एम एन ओ, एम एन ओ, और यहाँ पे लिख सकते हैं पी, ये पॉइंट को लिखेंगे पी। तो एम एन ओ ट्रायंगल में देखेंगे तो ये रिजल्टेंट आर हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। बेस टोटल हो जाएगा इसका भी और इसका भी, मतलब ए प्लस बी कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस का कितना है ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab कोस थीटा। ए की जगह ए है, बी की जगह बी कोस थीटा है। ये हो गया। अब देख रहे हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे या का साइन दे सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए बी स्क्वायर साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। तो बी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये 1 हो गया टोटल वैल्यू, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो मतलब आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये रूट स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया, ये प्रूफ हो गया। मतलब काफ़ी क्लियर हो गया होगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप लोग के लगभग
पता ही होगा, लेकिन आप मेंशन कर लिए। अब हम बात किए थे कि जो रिजल्टेंट r इक्वल टू ए प्लस बी है, मतलब दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर ही मिल रहा है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको निकल कर आ गया, लेकिन इसका डायरेक्शन तो होगा। तो हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ किसका, रिजल्टेंट का। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो बताता है वो अल्फ़ा बताता है, मतलब इस यहाँ पे मान लेते हैं टेन क्या है, यहाँ पे थीटा अल्फ़ा मान लेते हैं। तो आप टेन लीजिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, और बेस कितना है, ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ से मतलब आप डायरेक्शन निकालेंगे तो टेन का यूज करेंगे, तो टेन यहाँ पे थीटा एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा इजकल टू पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, और बेस में कितना टोटल है, ए प्लस बी कोस थीटा। फिगर के माध्यम से देख लीजिएगा। अब यहाँ से अल्फा बताता है आपका डायरेक्शन, तो अल्फा इजकल टू ये टेन इधर से आ जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, और बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक धन्यवाद।